नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कृतिका पुस्तक के एक अध्याय के प्रश्नोत्तर, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की विधा है एकांकी और इस एकांकी को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो बिना समय बर्बाद किए हम इसके प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस रीढ़ की हड्डी की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें डायलॉग्स के माध्यम से आपको पूरी एकांकी, उसका कथासार, उसकी महत्वपूर्ण बातें सभी बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो अब हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो यहाँ पर राम स्वरूप को लड़की का पिता बताया गया है, गोपाल प्रसाद लड़के का पिता है, और वो जब दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, यहाँ पर जब वो उमा को देखने के लिए आए हैं तो आपस में बातें कर रहे हैं और बात बात पर क्या कहते हैं, एक हमारा जमाना था। तो इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों अपने जमाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके समय में जो कुछ भी होता था बहुत अच्छा होता था। बुरा तो वो कह ही नहीं रहे हैं, बात बात पर हमारा जमाना अच्छा था कह रहे हैं, परंतु ऐसा सही नहीं है। इस प्रकार की तुलना करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर जमाने की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। समय के साथ साथ लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन आता है, और मनुष्य को इस परिवर्तनशील समाज में रहते हुए अपने विचारों में भी परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि समय जब आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो नया लेकर आएगा। हमें क्या करना चाहिए? समय की अच्छी परंपराओं को अपनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए? नए जमाने की अच्छाइयों को भी स्वीकार करना चाहिए। मतलब पुरानी जो चीज अच्छी है उसे भी स्वीकार करें, और जो नए परिवर्तन हो रहे हैं उसे भी स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार की तुलना करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। प्रश्न संख्या 2, राम स्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और उसके विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो ये प्रश्न का क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि राम स्वरूप एक तरफ तो अपनी लड़की को ऊंची शिक्षा दिलाता है, दूसरी जब उसकी विवाह होता है तो वो उसको छिपाता है। तो ये जो दोनों अपोजिट बातें हैं, दोनों विरोधाभास बातें हैं, ये इनमें ऐसी कौन सी विवशता है, इसको बताइए। राम स्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई क्योंकि वो लड़के और लड़की में फर्क नहीं मानते। वे आधुनिक विचारों और शिक्षा के समर्थक हैं। इसके अलावा वो अपनी बेटी को और भी बहुत सारे गुण सिखाते हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, संगीत, कला, इन सब चीजों की वो शिक्षा भी देते हैं। अब राम स्वरूप जी चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में कर दूं। अब बेटी की शादी के लिए उन्होंने जो परिवार ढूंढा, वे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर तो उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी को बहुत अधिक पढ़ाया है। विवश होकर राम स्वरूप को अपनी बेटी की पढ़ाई को छिपाना पड़ता है। यही विरोधाभास ही उनकी विवशता को उजागर करता है। आधुनिक समाज की विचारधारा रखने के बावजूद रूढ़िवादी विचारों के लोगों के दबाव में उसे झुकना पड़ता है। और क्यों झुकना पड़ता है? क्योंकि वो एक लड़की के पिता हैं। यही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। प्रश्न संख्या 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? देखो बच्चों, अपेक्षा क्या होता है? उम्मीद, और उपेक्षा अवहेलना। तो यहाँ पर राम स्वरूप क्या चाहते हैं कि उसकी बेटी कैसे आए? अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हुए राम स्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी सज धज कर आए, क्योंकि उनका मानना है कि आजकल ऐसी लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है, तो इसीलिए वो उसे बंठन कराने के लिए कहते हैं। अब राम स्वरूप भी बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शिक्षा उजागर हो। वे उसके बोलने से पहले ही जवाब दे देते हैं।
यहाँ तक कि उसकी जो बीए की शिक्षा उसने जो ग्रहण की है ना, उसे भी वो मैट्रिक बताते हैं। हमारी दृष्टि से रामस्वरूप का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी नहीं है, कोई निर्जीव कुर्सी मेज नहीं है कि खरीदने वाले को दिखा दो, अगर पसंद आ जाए तो ठीक, नहीं तो चलो जी अगली दुकान देखो। ऐसा थोड़ी ना होता है। उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होती है, कुछ अरमान होते हैं। उसके पास भी एक दिल होता है जिसे अच्छे बुरे का आभास होता है, उसे भी चीजें महसूस होती हैं। तो इसीलिए रामस्वरूप का बेटी का रिश्ता तय करते समय इस प्रकार का व्यवहार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रश्न संख्या 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखो। तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहते हैं। तब वो दोनों आपस में बातें करते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा तो साहब चलो बिजनेस की बातें हो जाए। रामस्वरूप एक बार कहता अच्छा बिजनेस। तो उसे समझ में आ जाता है कि गोपाल प्रसाद किसको बिजनेस कह रहे हैं। वो दहेज को बिजनेस का रूप देते हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक पैसे को महत्व देते हैं और विवाह जैसे पवित्र संस्कार को बिजनेस का दर्जा देते हैं। उनका ये मानना है कि उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर जितना खर्च किया है वो उसे सूद समेत वापस मिल जाए। वहीं दूसरी ओर लड़की के पिता रामस्वरूप अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं। अब यहाँ पर गोपाल प्रसाद तो इसलिए अपराधी हो गए क्योंकि वो दहेज की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ रामस्वरूप इसलिए दोषी हैं कि वो अपनी बेटी को अधिक पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे मैट्रिक पास बताते हैं। उनका क्या मानना था, वो कैसा ऐसा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो अपनी बेटी के लिए परिवार मिला था वो अच्छा परिवार था, और वो अच्छा परिवार क्या चाहता था कि लड़की ज्यादा से ज्यादा 10वीं पास होनी चाहिए। इसीलिए वो अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत धारणाएं रखते हैं। बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना अपराध नहीं है और विवाह कभी भी बिजनेस नहीं हो सकता। यह तो दो लोगों का पवित्र बंधन है। हमारी दृष्टि में दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। प्रश्न संख्या 5, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। क्या कहती है कि गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर में बहुत सी बुराइयां और कमियां हैं, फिर भी गोपाल प्रसाद अपने लड़के के लिए सर्वगुण संपन्न लड़की की तलाश में है। शंकर लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था। उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसका शरीर कमजोर है, उसे सीधा तनकर नहीं बैठा जाता, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। क्यों कमी है? यहाँ पर हम देखते हैं एकांकी में कि उसकी अपनी कोई राय या मत तो है ही नहीं। जैसा उसका पिता बोलते जाते हैं, चाहे वो बात ठीक हो गलत हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। उसका अपना कोई अलग से मत तो प्रस्तुत करता ही नहीं है। तो इसीलिए इन्हीं कमियों की ओर उमा ध्यान दिलाती है। प्रश्न संख्या 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? अपना जवाब दीजिए और उसके साथ साथ तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। हम एकांकी में क्या देखते हैं? शंकर एक कमजोर व्यक्तित्व का लड़का है। वो रूढ़िवादी है, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है, उसका अपना कोई मत या राय नहीं है। समाज को ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। वह स्वयं तो दुष्चरित्र है और शादी के लिए लड़की ऐसे चाहता है कि जो शरीफ हो, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, उनसे दब कर रहे। तो ऐसे व्यक्ति समाज को स्वस्थ विचारधारा नहीं दे सकते और ना ही ऐसे लोगों से समाज की उन्नति की अपेक्षा की जा सकती है। समाज को जरूरत है उमा जैसी लड़की की, जो साहसी है, निर्भीक है, स्पष्टवादी है, अपनी बात को कहने से डरती नहीं है। समाज को ऐसे ही व्यक्तित्व की जरूरत है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज को उन्नति की ओर ले जाए। प्रश्न संख्या 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मतलब लेखक ने इस एकांकी का शीर्षक जो रीढ़ की हड्डी रखा है, क्या वो ठीक है या नहीं? प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, जो कि बिल्कुल सार्थक है।
रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का प्रमुख आधार है, जिसके बिना हम सीधे खड़े होने की कल्पना तक नहीं कर सकते। प्रस्तुत एकांकी में रीढ़ किस लिए दर्शाया गया है? चरित्र के लिए। चरित्र का प्रतीक है। शंकर झुककर बैठता है, उसका शरीर मजबूत नहीं है, उसके विचार स्वस्थ नहीं है, वह चरित्रहीन है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया, उसका अपना कोई मत या राय नहीं है, वो स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता। यदि ऐसे व्यक्ति को समाज के संचालन का भार दे दिया जाए तो स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति स्वयं को नहीं संभाल सकता वो दूसरों को क्या संभालेगा? इसीलिए रीढ़ की हड्डी शीर्षक व्यंग्यात्मक है, लेकिन संकेत भी कर रहा है, और मेरे अनुसार ये बिल्कुल उचित है, सर्वथा उचित है। प्रश्न संख्या 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? अब एकांकी तो हमने बहुत अच्छे से देखी और हम समझ भी गए होंगे कि एकांकी की कथा वस्तु किसके इर्द गिर्द घूमती है। वो है उमा। यहाँ पर प्रमुख पात्र है उमा। लेखक अपने मन की बात उमा के माध्यम से कहलवाते हैं। वह सुशील, समझदार और निडर है। स्वयं को कोई निर्जीव कुर्सी, मेज या भेड़ बकरी नहीं समझती, और जब उसे कम पढ़ी लिखी बताया जाता है तो उसके स्वाभिमान को भी ठेस लगती है। जो उसके खरीदार बनकर आए हैं वो उन्हें अच्छे से आईना दिखाती है कि वास्तव में क्या चीज ठीक है और क्या गलत है। यही वह पात्रा है जिसके माध्यम से लेखक अपने विचारों को सबके सामने ला पाए हैं। अतः हमारे विचार से उमा ही इस एकांकी का केंद्र बिंदु है। प्रश्न संख्या 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। राम स्वरूप कौन है? लड़की का पिता। और गोपाल प्रसाद कौन है? लड़के का पिता। तो यहाँ पर राम स्वरूप एक लड़की का पिता है, प्रगतिशील विचारों वाला व्यक्ति है, अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाता है, लेकिन उसकी विवशता तब उजागर होती है जब बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने के बावजूद वह उसे मैट्रिक पास बताता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब उसे पता लगा कि लड़के वाले ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते तो अपनी बेटी की ऊंची शिक्षा को छिपाते हैं और परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोगों के प्रति उसके व्यवहार में थोड़ी झुंझलाहट भी दिखाई देते हैं, जो खुद तो पढ़े लिखे हैं लेकिन बहू ऐसी चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। इस बात पर भी उन्हें गुस्सा आता है। तो यहाँ पर उनके विचारों में, उनके चरित्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद कौन है? लड़के का पिता। कैसे विचारों का है वो? दकियानुसी विचारों का है। जब अपने बेटे के लिए बहू देखने आया है तो उसे भी वो बिजनेस की नजर से देखता है, क्योंकि उसका मानना है कि उसने अपने बेटे की शिक्षा पर जितना खर्च किया है उससे ज्यादा की उम्मीद करता है। इसे वो घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। उसे लड़कियों का ज्यादा पढ़ा लिखा पसंद नहीं है। ऊंची तालीम को सिर्फ मर्दों का अधिकार समझता है। तो ये थी गोपाल प्रसाद के व्यक्तित्व की विशेषताएं। आगे है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि एकांकी का उद्देश्य, आखिर लेखक का ये एकांकी लिखने का मकसद क्या है? प्रस्तुत एकांकी का लिखने का भी एक उद्देश्य है। क्या है? एक सच्ची घटना है। लेखक एक दिन अपने मित्र के घर गए थे, जहां पर क्या हुआ कि उनकी बेटी को देखने के लिए लोग आए थे। वो भी इसी तरह से परख रहे थे, नजरों की तराजू में उस बच्ची को तोल रहे थे। तो जब वो बच्ची को तोला जा रहा था तो लड़की कुछ नहीं बोल पा रही थी, लड़की चुपचाप बैठी थी। इससे लेखक दिल मिला उठे। वो चाहते थे कि नारी को समाज में उचित सम्मान मिले, और जो बातें वो समाज को बताना चाहते थे उन्होंने उमा के माध्यम से कही है। जब वर पक्ष के लोग वधू को नजरों की तराजू में तोलते हैं, मोल भाव करते हैं, तो लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो बातें उनके मित्र की बेटी नहीं कह पाई, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो चुप रही, उसी घुटन से निजात पाने के लिए लेखक ने एकांकी लिखी। उन्होंने ये देखा, ये सोचा कि उस लड़की को ये चीजें बोलनी चाहिए थी, तभी उन्होंने उमा के माध्यम से वो बात समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये एकांकी समाज के सामने रखी ताकि नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और समाज में उसे उचित सम्मान मिल सके। प्रश्न संख्या 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? इसका जवाब मैं चाहूंगी आप कमेंट सेक्शन में दें।
आप अपने विचार क्या रखते हैं नारी के प्रति, नारी की उचित गरिमा हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? आप अपने सुझाव ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सुझावों का इंतज़ार करूंगी। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्नोत्तर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।